हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। हम जब आत्मसमर्पण करते हैं या आत्मसमर्पण का दिखावा करते हैं शरणागति का, तो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें डरपोक बोलते हैं। बोलने दो, उन्हें बोलने दो। अच्छी बात है आपके लिए, लो प्रोफाइल हो जाएंगे आप। बहुत अच्छा, आपको खुद के मन में आपको पता है कि आप कितने ताकतवर हो, लेकिन ये नाटक करना पड़ेगा। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण जो है वो मैं अभी आपको देता हूं, जो इंडियन पॉलिटिक्स में हाल ही में घटा है। धारा 370 जब भी हटाई गई कश्मीर से, उसके पहले महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी भी सत्ता में शामिल थी जम्मू एंड कश्मीर में, बराबर है। इनके भी एमएलएस थे वहाँ पर। तो सब लोग ने तब ये कहा था कि बीजेपी या आरएसएस महबूबा मुफ्ती को या वहाँ की जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको शरण गई, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और तभी उन लोगों ने कहा था अब तो सिर्फ कश्मीर में हमारे पैर पड़े हैं, उन्होंने हमारे पैरों पे गिर गए सिर्फ कश्मीर में, इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। लेकिन क्या हुआ, सत्ता में वो लोग गए, अंदर उनके साथ बैठे, उनके A to Z डिटेल्स निकाले, पूरे गवर्नमेंट के सब एक एक चीज़ उन्होंने स्टडी कर ली, पूरा का पूरा अभ्यास किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी तक वो लोग जेल में हैं। कश्मीर के जो ये सब बड़ी बड़ी चढ़ा के बातें कर रहे थे वो सारे जेल में हैं। और इतने 1-2 साल के बाद लोगों को पता चला कि बीजेपी ने या मोदी जी ने क्या चाल खेली है वहाँ पर। सत्ता का ये जो खेल जो होता है, वर्चस्व का ये जो खेल होता है, वो कभी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। हमेशा सपोज आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ कोई एक आदमी स्टेबल नहीं होता, वहाँ पे हर कोई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है। और जो वहाँ पे बाजी मार गया वो मार गया। तो अगर आप आत्मसमर्पण कर रहे हो तो सामने वाले के मन में आप एक वहम पैदा कर रहे हो कि ये बंदा तो फालतू है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये आपने जानबूझकर किया है, अपनी ताकत पाने के लिए, कुछ रहस्य पाने के लिए ये सब आपने किया है। जिस वक्त आपका समय आएगा आप सीधा खड़े रह के उन पर इजीली मात कर सकते हो, इजीली। तो ये रूल एक बार हम लोग देख लेते हैं। यूज द रूल नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक्स, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। सरेंडर, इसको अगर आपको नॉर्मल आपके सोशल लाइफ में भी यूज करना है, अगर कोई गुंडागर्दी पे उतर आए, फॉर एग्जांपल एक बात आप जान लो कि आप ट्रेन से जा रहे हो और बाजू वाले को आपका धक्का लग गया कुछ तो, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अभी आप भी जोश में आ जाते हो, आप भी जोश में आ गए तो क्या होगा, वहाँ भी तो फाइटिंग ही होने वाली है। क्या आपको पता है कि आप 100% जीतोगे? अगर आपको पता है 100% आप जीतोगे, उसको डेफिनेटली 100% उसको मारोगे तो मारो। लेकिन अगर वो चिल्ला रहा है, वो कर रहा है और आप सॉरी यार छोड़ दो यार, इट्स ओके यार सॉरी, वो आदमी सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी झगड़ा करे, आप भी हाथापाई करे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ये उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं है। आप एकदम शांति से मतलब जाने दो, छोड़ दो, ऐसा अगर करेंगे तो उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, बोलने के लिए कुछ पॉइंट ही नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ तक अगर आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती। क्योंकि जब मुझे चाहिए कि सामने वाला मारे, मुझे दिख रहा है कि वो भी ताकतवर है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो एक डर सा मेरे मन में पैदा होता है कि साला कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है, मतलब ये मार भी सकता है तो चलो। और उसको भी एक चांस चाहिए बैक ऑफ होने के लिए। आप उसको एक रीज़न दे दो कि बाबा उसने सॉरी बोला इसलिए मैं पीछे गया। जैसे पिक्चर्स में दिखाते ना, एक आदमी ने दूसरे को पकड़ा है और वो बोल रहा है अरे मुझे पकड़ के रखो, और फिर वो बोलता है छोड़ मुझे मैं इसे देखता हूँ। तो मेरे पास एक रीज़न है, इसने मुझे पकड़ के रखा इसलिए मैंने नहीं मारा। तो उस आदमी को भी एक रीज़न दो बैक ऑफ होने के लिए। कोई भी आदमी अननेसेसरी झगड़ा नहीं चाहता,
कोई भी आदमी, किसी को भी वॉर नहीं चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन उनको बैक ऑफ होने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए, पीछे हटने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, गलती किसी की भी हो, हस्बैंड को हमेशा सॉरी बोलना पड़ता है, तो वाइफ शांत हो जाती है, उसको एक रीज़न मिल गया बैक ऑफ होने के लिए कि इन्होंने सॉरी बोला इसलिए मैंने छोड़ दिया, अच्छा बाबा छोड़ दिया, चलो। तो सामने वाले को आपके आत्मसमर्पण, भले वो झूठा क्यों ना हो, आत्मसमर्पण या शरणागति से एक रीज़न दे दो बैक ऑफ होने के लिए। अगर फिर भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये नौबत नहीं आती, क्योंकि एक ऐसी कहावत है कि सर पे बर्फ़ आइस और मुंह में शक्कर, दुनिया में कोई भी काम आपका करवा सकता है। किसी भी, कोई भी देश हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, ये दो चीज़ें, सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर, ये दो चीज़ें आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाती है, हमेशा। और उसमें आप ये जो शरणागति का जो हथियार है, जो गांधी जी ने यूज़ किया था, आत्मसमर्पण शरणागति का दिखावा करने का, गांधी जी बहुत स्ट्रांग थे। ये शरणागति का सिर्फ नाटक था, ये सब हाथ ना उठाने का सिर्फ एक नाटक था, और उसके ऊपर अंग्रेज़ों के पास कुछ आंसर ही नहीं था उसका। सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, कुछ आंसर ही नहीं था उसके पास। तो ये आपको भी करना है। एक कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग क्विकली। डू नॉट फाइट अग्रेशन विथ अग्रेशन, पुट योर अपोनेंट ऑफ गार्ड बाय यील्डिंग एंड इन इफेक्ट हैव मोर कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। हमेशा याद रखिए, जो आदमी चिल्लाता है, देखने वाले यही समझते हैं कि वही आदमी गलत है। आपके ऑफिस में है, कॉरपोरेट फील्ड में है, सेमिनार में है, कहीं भी है, ग्रुप डिस्कशन में है, जो देखने वाले जो होते हैं दूर से, उन्हें कई बार पता नहीं होता कि क्या हुआ या क्या चल रहा है, लेकिन जो बहुत अग्रेशन जो दिखाता है ना, वही आदमी गलत है, ऐसा सबको लगता है। दिस इज़ अ कॉमन साइकोलॉजिकल थिंग, ये कॉमन साइकोलॉजी है ये। तो कभी आप उस अग्रेशन का शिकार मत बनिए। सरेंडर इज अ वे ऑफ मॉकिंग योर एनिमीज। अपने दुश्मन को शेंडी लगाने का ये एक हथियार है। सरेंडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन, वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन। आपका जीवन सुखी बना देगा। आपके प्रोफेशनल फील्ड में तो बना ही बनाएगा, लेकिन फैमिली जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरेंडर डिस्गाइज योर रियल मोटिव्स एंड अलाउ टाइम टू प्लान योर नेक्स्ट मूव। ये जो सरेंडर टेक्निक है वो आपका जो मुख्य हेतु है, गुप्त हेतु है, उसको छुपाने का काम करता है, और फिर आपको समय मिलता है, आपको टाइम मिलता है पलटवार करने के लिए। और जब आप वार करते हो तब सामने वाला समझता है कि आप निर्बल हो, और वो तैयार नहीं होता उसके लिए। उसके ऊपर जो वार होता है वो अचानक वार होता है, और ये जो सडन वार होता है, अनएक्सपेक्टेड अचानक वार जो होता है, वो सबसे खतरनाक होता है वो। सो सरेंडर इज अ डिस्गाइज, ये एक छलावा है, एक छल है ये। इसका यूज़ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमें हमेशा करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग ऐसे सीना तान के खड़े रहते हैं, मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं क्यों हटूं, मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं नहीं करूंगा, तो सामने वाला भी वही करेगा, यही सब होगा, और आपका जो स्वार्थ है, आपका जो मुख्य हेतु है, वो तो दूर रह जाएगा कहीं ना कहीं। और आप झगड़ालू किस्म के इंसान हो, ये आपकी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी, वो तो अलग ही बात है। सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। और देखिए, ये सब झगड़ा और ये अग्रेशन से क्या होता है ना, हमारा दिमाग हमेशा हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, दिमाग हाई एंड पे रहता है। तो आपका जो टारगेट है, आपके जो मुख्य हेतु है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, हमें निर्णायक युद्ध जीतना है, निर्णायक वॉर जीतना है। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है वो एकदम फालतू है। और मुझे इसी में बहुत सारी फिल्में मैं देखता हूँ, तो मशाल फिल्म का एक डायलॉग, दिलीप कुमार जी का एक डायलॉग मुझे याद आया कि वो डॉन को बोलता है कि देखो, अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो ये छोटी छोटी हरकतें छोड़ दो, आपको भी वही करना है। अगर आपको टॉप पे जाना है, सक्सेस मिलनी है आपको,
तो ये छोटी छोटी हरकतें जो है, फालतू हरकतें जिससे कुछ हासिल नहीं होता, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या आपने कभी देखा है रतन टाटा है, ये है, वो ऐसे किसी को आवाज़ दे रहे हैं, ये कर रहे? नहीं, दे आर वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइट, लेकिन सबको पता है उनकी ताकत क्या है। सो वही हमें करना है। यूज सरेंडर एज डिस्गाइज। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस रूल नंबर 22। इसके बाद हम मिलेंगे रूल नंबर 23 से, 23 में अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और ये सारे रूल्स मैं समझता हूँ कि आप अप्लाई भी कर रहे हैं, सिर्फ सुन के और ये करके छोड़ नहीं दे रहे उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। अगर ये 48 रूल में से 20 रूल भी, अगर 10 रूल भी अगर आपने अप्लाई किए, तो आप देखिए आप कितनी सीढ़ियाँ क्विकली चढ़ के ऊपर जाते हैं। आप देख लीजिए इसे, और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कहीं ये रूल्स अप्लाई किए और आपको कैसा रिप्लाई आया, वहाँ से आपको क्या फ़ायदा हुआ, वो भी मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं भी आपके जो एक्सपीरियंस है वो मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि हाँ भैया, ये यूज़ करके इनको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, उसका फ़ायदा हुआ या उसका नुकसान हुआ, वो भी आप मुझे ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे रूल नंबर 23 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।